हेलो बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रांजिस्टर से जुड़े कुछ सवाल। हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजिस्टर की थ्योरी के बारे में सब पता होगा, उसके बाद ही आप यहाँ न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखने आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। The two current gains in transistor are defined as alpha is equal to IC upon IE and beta is equal to IC upon IB। तो अगर आपको IC और IE क्या होते हैं ये भी नहीं पता है तो आप प्लीज इस वीडियो को बंद कर दें और थ्योरी देख के आए। लेकिन अगर आपको पता है तो आप देखो, इन अ टिपिकल ट्रांजिस्टर हमें बताना है अल्फा लेस देन 1, बीटा ग्रेटर देन 1, अल्फा ग्रेटर देन 1, बीटा लेस देन 1। यहाँ पे देखो ऑप्शंस में फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब बड़ा तो है लेकिन काफी बड़ा है। और ऑप्शन डी में यहाँ लिखा है अल्फा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी काफी बड़ा है 1 से। क्या बात समझ में आई? तो ये ऑप्शन के बीच डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, 3 टाइप के करंट होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर में, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। आपके पास होता है एमीटर करंट, आपके पास होता है बेस करंट और आपके पास होता है कलेक्टर करंट। ये 3 टाइप के करंट होते हैं। अब मैं बात करूं तो एमीटर करंट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ग्रेटेस्ट, वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। कलेक्टर करंट जो होता है वो इससे कम होता है, दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड ग्रेटेस्ट। बात समझ में आई? और आपका बेस करंट जो होता है बच्चों, बेस करंट वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। अब बात इतनी ही याद नहीं रखनी है आपको, इतनी भी याद रखनी है आपको कि ये सबसे छोटा होता है और बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आपका जो बेस करंट है बच्चों, आपका जो बेस करंट है वो ऑलमोस्ट 5% ऑफ आईई ही होता है, बहुत कम होता है। बेस करंट सिर्फ और सिर्फ 5% के करीब करीब ही होता है, किससे? आईई के। लेकिन अगर मैं बात करूं जो आपका कलेक्टर करंट है तो बचा हुआ वो होता है आपके पास 95% बच्चों, 95% ऑफ एमीटर करंट। यानी एमीटर करंट सबसे बड़ा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। बेस करंट सबसे छोटा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेस करंट एमीटर करंट के मुकाबले बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। ये मैंने आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डाटा बता दिया। यानी आपके पास अब इस रेशो की अगर मैं बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है आपके पास? अल्फा इज इक्वल टू है आईसी अपॉन में आईई, आईसी अपॉन में आईई। अब देखो ऊपर आईसी जो है वो छोटा है, आईई जो है बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी ये जो रेशो है वो लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1, लेकिन स्लाइटली लेस देन 1 होगा क्योंकि आईसी और आई में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन बात करूं मैं बीटा की, तो बीटा कैसे डिफाइन होता है? आईसी अपॉन में आईबी, आईसी अपॉन में आईबी। तो आईबी बहुत छोटा होता है, आईसी बड़ा होता है इससे बहुत ज्यादा। यानी ये 1 से तो बड़ा होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको दिख रहा होगा ऐसी मेरे को उम्मीद है। हाँ, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप जल्दी से इसको नोट करें और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया है, थ्योरी क्वेश्चन है एक बार फिर से, ठीक है। इन अ ट्रांजिस्टर वैल्यू ऑफ बेस करंट डिपेंड्स ऑन, बेस करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? इन फैक्टर्स में से बच्चों। क्या बात समझ में आई? तो ऐसा होता है कुछ ट्रांजिस्टर, अगर मैं आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, यहां पे होता है एमीटर, फिर आता है आपका बीच में बेस और फिर आता है कलेक्टर। एमीटर होता है हैवीली डोप्ड और साइज में मॉडरेट, बेस होता है लाइटली डोप्ड, साइज में सबसे छोटा, और कलेक्टर होता है मॉडरेटली डोप्ड, साइज में सबसे बड़ा। एमीटर और बेस वाली साइड को बच्चों फॉरवर्ड वाइज रखा जाता है, फॉरवर्ड वाइजिंग की जाती है यहाँ पर, और कलेक्टर और बेस वाले रीजन को रिवर्स वाइज रखा जाता है। इतना आपको पता होगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट आपके पास कि यहां पर बेस करंट जो है, जो यहां पर बेस करंट बनेगा, यहां
एमीटर की वजह से बनता है एमीटर करंट, बेस की वजह से बेस करंट, कलेक्टर की वजह से कलेक्टर करंट। तो आपको बताना है बेस करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहला ऑप्शन है थिकनेस ऑफ बेस, बेस की थिकनेस कितनी ज्यादा रखी है इस पर डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू। बिल्कुल सही है बच्चों, बेस की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतने इसके पास चार्ज कैरियर्स होंगे और उसी के हिसाब से आपकी यहां पर डिप्लीशन लेयर बनेगी। अब यहां पर भी डिप्लीशन लेयर होती है। एमीटर और बेस एक्चुअली है तो सेमीकंडक्टर, या तो ये एनपीएन होगा या फिर ये पीएनपी होगा, लेकिन जो भी है जंक्शन तो बनेगा इन दोनों के बीच में, यानी यहां पर भी क्या होगी, डिप्लीशन लेयर होगी। यहां पर डिप्लीशन लेयर बनेगी, यहां पर डिप्लीशन लेयर बनेगी। यहां पर दो दो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, दो दो पीएन जंक्शन होते हैं बेसिकली। तो थिकनेस ऑफ बेस पर डिपेंड करेगी कि बेस करंट की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। बाइसिंग वोल्टेज पर भी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, क्योंकि बाइसिंग वोल्टेज जितनी ज्यादा रखेंगे उतना अच्छे यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर वो कम हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी, अच्छी कंडक्टिविटी होगी यानी बेस करंट भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। डोपिंग लेवल ऑफ एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, तो डोपिंग जो है वो आपके पास एमीटर, बेस और कलेक्टर की कैसी कर रखी है इस पर भी बेस करंट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा बच्चों। चलो जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स की तरफ अब बढ़ते जाएंगे, लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इन अ ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 50 मिली एम्पियर। तो आपके पास क्या गिवन है बच्चों, आपके पास कलेक्टर करंट गिवन है कितना, 50 मिली एम्पियर, 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर, 10 रेज टू -3 मींस मिली, ठीक है। एंड द बेस करंट इज 1 मिली एम्पियर। तो बेस करंट कितना है आपके पास है 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। द करंट गेन अल्फा आपसे पूछा है बच्चों। तो बच्चों दो करंट गेन होते हैं आपके पास। अगर आपके पास कॉमन बेस वाला ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस, तो वहां पर जो आपके पास करंट गेन होगा उसको हम डिफाइन करते हैं अल्फा, ये होता है आईसी अपॉन में आई। और अगर आपके पास कॉमन एमीटर वाला है तो वहां पर करंट गेन होता है बीटा, आईसी अपॉन में आईबी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कब यूज करेंगे, जब कॉमन बेस वाली कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कब यूज करेंगे, जब कॉमन एमीटर वाली कॉन्फ़िगरेशन है। बेसिकली करंट गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो कॉमन बेस के केस में इनपुट होता है एमीटर करंट, और कॉमन एमीटर के केस में होता है बेस करंट आपका इनपुट, और आउटपुट दोनों के केस में आईसी ही होता है। क्या बात समझ में आई। तो हमें निकालना कौन से वाला गेन है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए मुझको क्या करना है, आईसी अपॉन में आई करना है बच्चों। लेकिन आई तो गिवन नहीं है, तो ट्रांजिस्टर के लिए एक और रिलेशन हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो इस रिलेशन की मदद से मैं क्या निकालूंगा, मैं आई निकालूंगा। तो देखो जरा, आई किसके बराबर हो जाएगा, आई बी कितना है 10 रेज टू पावर -3 प्लस ये कितना है 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3। इसको मिली एम्पियर में भी लिख सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 51 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। क्या बात समझ में आई। तो आई आपके पास आ गया कितना, 51 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। अब आपको निकालना क्या है, आपको अल्फा निकालना है। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आई सी क्या है आपके पास 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और आई क्या है आपके पास 51 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ये और ये कैंसिल, तो 50 अपॉन 51 आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब आप जल्दी से इसको नोट करें और फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, तो देखिए इसको जल्दी से। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर बच्चों कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। तो आपके पास कलेक्टर करंट गिवन है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। इफ 80% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एमीटर करंट इतना होगा या इतना होगा, या बेस करंट इतना होगा या इतना होगा। तो आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चों, कौन से वाला, एनपीएन। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेस होगा, यहां पे एमीटर होगा, यहां पे कलेक्टर होगा।
इसको आप फॉरवर्ड वाइज जब रखते हो तो यहां से, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में एमिटर से बेस की तरफ जाते हैं, फिर बेस से कलेक्टर की तरफ जाते हैं। क्या बात समझ में आई? अब कह रहे हैं कि 80% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो एमिट हुए यहां से, वो कहां पहुंचे? कलेक्टर में पहुंचे। यानी 20% जो थे वो बेस में रह गए, बेस में डिफ्यूजन हो गई उनकी। यानी यहां से यहां तक कितने पहुंचे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स? 80%। यानी कलेक्टर में जो करंट बनेगा, कलेक्टर में जो करंट बनेगा वो 80% होगा। जितने आप परसेंट आपके पास चार्ज कैरियर पहुंचे, वही परसेंटेज किसकी होगी? करंट की होगी। यानी कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 80% ऑफ एमीटर करंट होगा बच्चों। क्या बात समझ में आई? आपके पास कलेक्टर करंट गिवन है कितना? 10 मिली एम्पियर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 10 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में आंसर निकालेंगे हम लोग, तो ये 80%, 80 अपॉन में 100 इंटू आई। अच्छा, मैं ये निकाल क्यों रहा हूं? क्योंकि हमसे आई और आई बी के बारे में पूछा है, तो यहां से मैं आई निकाल सकता हूं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसके अलावा ये 50 यहां चला जाएगा, 5 10 जा 50 अपॉन 4, दिस इज आई ई। क्या हो जाएगा ये? आई ई। 2 2 जा 4 और ये 25, 2 इंटू 25। 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो आएगा 12.5। यानी आपके पास एमीटर करंट कितना आएगा बच्चों? 12.5 मिली एम्पियर। ये आपका एमीटर करंट होगा। तो एमीटर करंट क्या है ऑप्शन आपके पास? हाँ, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगर मैं यहां से बेस करंट भी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। बेस करंट कैसे निकलेगा? आपको पता है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और एमीटर करंट कितना है? 12.5 इज इक्वल टू आई बी निकालना है, और कलेक्टर करंट कितना है मेरे पास? 10 मिली एम्पियर। अगर मैं यहां से आई बी यानी बेस करंट निकालने की कोशिश करूं तो 12.5 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 2.5 मिली एम्पियर। ये आपका बेस करंट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए एमीटर करंट 12.5 यही हमारा सही आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बच्चों। देखो ध्यान से इसको। इफ इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस की बात की गई है एक ट्रांजिस्टर में, जो कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है। कैसा है? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस 400 ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस 400 किलो ओम। आपको वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन निकालनी है, यानी वोल्टेज गेन निकालना है। इनपुट एमीटर करंट आपके पास गिवन है और अल्फा आपके पास गिवन है। क्या बात समझ में आई? तो देखो जरा, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस गिवन है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस है आपके पास कितना? 400 ओम, 400 ओम। और आउटपुट रेजिस्टेंस है आपके पास, आर ओ लिख देता हूं उसको, यह है 400 किलो ओम इंटू 10⁻³ ओम। अब देखो आपके पास एमीटर करंट गिवन है बच्चों, एमीटर करंट यह है 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और आपके पास अल्फा गिवन है जो कि कितना है? 0.98। अल्फा आपको पता है करंट गेन होता है कॉमन बेस के केस में, जो कि किसके बराबर होता है? आई सी अपॉन में आई ई, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। अब देखो ध्यान से, आपके पास एमीटर करंट गिवन है। अब जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, उसमें एमीटर करंट जो होता है वो होता है आपका इनपुट करंट। क्या होता है ये आपके पास इनपुट करंट है बच्चों। जबकि बात करूं आउटपुट करंट क्या होगा, तो कलेक्टर करंट हमेशा क्या रहता है? आउटपुट करंट, चाहे वो कॉमन बेस हो चाहे वो कॉमन एमीटर हो, इनपुट करंट आपका चेंज होता रहेगा। ध्यान रखेंगे हम लोग, आई ई होगा आपका इनपुट और आई सी होगा आपका आउटपुट। ये कब होगा? जब कौन से वाली कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन बेस है बच्चों, कॉमन बेस। क्या बात समझ में आई? ये करंट के लिए भी ट्रू है, ये वोल्टेज के लिए भी ट्रू है। मतलब एमीटर वोल्टेज इनपुट होगी और कलेक्टर वोल्टेज आपकी आउटपुट होगी। जबकि अगर मैं बात करूं कॉमन बेस है बच्चों, अगर आपके पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपका जो बेस करंट है, सॉरी कॉमन बेस नहीं, कॉमन एमीटर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी,
ठीक है, कॉमन एमीटर है, तब आपका बेस करंट जो होगा वो आपका इनपुट करंट हो जाएगा और आपका कलेक्टर करंट जो होगा वो आउटपुट रहेगा। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, कलेक्टर करंट हमेशा आउटपुट है, जबकि IE और IB डिपेंड करेगा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट करंट का काम कौन करेगा? एमीटर करंट करेगा। अल्फा आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ से कलेक्टर करंट निकाल सकते हो और कलेक्टर करंट ही आपका क्या रहेगा बच्चों? आउटपुट करंट रहेगा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से अल्फा तो मेरे पास 0.98 है ही है, IC मुझको निकालना है और IE कितना है मेरे पास? 2 इंटू 10⁻³ यहां से बच्चों IC कितना आएगा मेरे पास? कलेक्टर करंट 0.98 इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो यहां से IC इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 119, तो 1.96 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आपका कलेक्टर करंट आ गया बच्चों। और कलेक्टर करंट ही क्या होगा? कलेक्टर करंट ही क्या होगा? यही आपका क्या होगा? आउटपुट करंट होगा। ये आपका इनपुट करंट, ये आपका आउटपुट करंट, ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस, ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? अब इसकी मदद से मैं आउटपुट और इनपुट वोल्टेज निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझको निकालना क्या है? वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन यानी वोल्टेज गेन। और वोल्टेज गेन क्या होता है? ये होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। चाहे करंट गेन है चाहे वोल्टेज गेन है, आउटपुट अपॉन इनपुट ही फॉर्मूला रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आपको आउटपुट वोल्टेज निकालनी है तो आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट करंट कहाँ है? ये है, तो ये हो जाएगा 1.96 इंटू 10⁻³ एम्पियर बच्चों। क्या बात समझ में आई? और मल्टीप्लाई में R कौन सा है? आउटपुट रेजिस्टेंस। 4 इंटू 10⁻⁵ लिख दूं इसको, क्योंकि 2 जीरोस यहाँ पे 3 ही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो V नॉट यहाँ से कितना आएगा? 4 6 जा होते हैं 24, 4 9 जा 36 और ये 2, तो 4 1 जा 4, 7.84 आ रहा है बच्चों। 7.84 इंटू 10⁻⁵ कितना हो गया? 2। तो आउटपुट वोल्टेज आपके पास है बच्चों 784 वोल्ट। ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ गई। अब इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए फिर से V इज इक्वल टू आई आर करेंगे। तो अगर आपको इनपुट वोल्टेज चाहिए तो करंट वाला भी कौन सा चाहिए? I इनपुट, और रेजिस्टेंस भी कौन सा चाहिए? R इनपुट। ठीक है, तो यहां से मैं अब निकाल लेता हूं V इनपुट। तो V इनपुट IE मेरा इनपुट करंट है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई इनपुट रेजिस्टेंस कितना है? 400 को मैं 4 इंटू 10⁻² लिख देता हूं। तो V इनपुट कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8 इंटू 10⁻³ प्लस 2 कितना हो गया? -1 वोल्ट। तो ये है आपके पास इनपुट वोल्टेज। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? तो ये है आपके पास इनपुट वोल्टेज, ये है आउटपुट वोल्टेज, और ये होता है आपके पास वोल्टेज गेन। तो यहां से हम जल्दी से देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट वोल्टेज आ चुकी है। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा मेरे पास? आउटपुट वोल्टेज कितनी है मेरे पास? 784 अपॉन में इनपुट वोल्टेज कितनी है? 8 इंटू 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 चला जाएगा ऊपर, 10⁻1 बन जाएगा। यहां से देखो 8 9 जो होते हैं 72, ये 6 बचा यहाँ पे, 8 8 जा कितना हो गया? 64। तो ये 98 इंटू 10, तो 980 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ध्यान से पढ़ें इसको और चलो करते हैं। द इनपुट सिग्नल गिवन टू अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। बच्चों, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है, करंट को एम्पलीफाई कर देता है। हैविंग अ वोल्टेज गेन ऑफ 150। सबसे पहली बात यहाँ पर वोल्टेज गेन आपके पास 150 गिवन है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इज तो इनपुट सिग्नल आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है। देखो ध्यान से, इनपुट सिग्नल कितना है आपके पास? 2 cos 15t प्लस π/3। क्या बात समझ में? तो ये है आपके पास VI इज इक्वल टू 2 cos 15t प्लस π/3। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, आपको बताना है कि आउटपुट सिग्नल जो होगा वो किस फॉर्म में होगा इन चारों में से, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो वोल्टेज गेन क्या होती है, वोल्टेज गेन होती है वी नॉट अपॉन में वी आई, आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज, और वोल्टेज गेन आपके पास 150 गिवन है, इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज आपको बतानी है, और इनपुट वोल्टेज कितनी है आपके पास 2 cos 15t प्लस पाई बाई 3। बच्चों सबसे पहली बात, जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो सेम फेज में नहीं होते कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, पाई का वहां पर क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, इन कॉमन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फेज डिफरेंस बिटवीन V आउटपुट एंड V इनपुट इज पाई क्या होता है, पाई होता है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। ये आपको ध्यान में रखना है, बात समझ में। मतलब V आउटपुट जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो यहां पर होगा, इसकी यहां से जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ठीक है, जो भी आएगी, लेकिन जो भी होगा यहां पर 15t प्लस पाई बाई 3 ये है इनपुट वोल्टेज का क्या फेज, इसमें प्लस पाई भी होगा क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो होगी वो इनपुट वोल्टेज से पाई आगे होगी। अब यहां पे मैं देखता हूं तो 150 इंटू 2 हो जाएगा, ये 150 इंटू 2 कॉस, बात समझ में आई। वी आउटपुट यहां से देखा मैंने, ये यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन साथ में पाई का फेज डिफरेंस भी आ जाएगा किसमें, आउटपुट वोल्टेज में। तो यहां से कितना हो गया ये आउटपुट वोल्टेज 150 इंटू 2 कितना हो गया 300 cos 15t प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 4 पाई बाई 3। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस जो होता है आउटपुट और इनपुट में वो कितना होता है, पाई होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या बात समझ में आई, जल्दी से नोट करें फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, आपके सामने एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, विद करंट गेन बीटा इज इक्वल टू 100। तो आपके पास करंट गेन गिवन है इसका बीटा, और बीटा किसके बराबर होता है, आईसी अपॉन में आईबी, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, 100 गिवन है आपके पास, बात समझ में आई। इसके अलावा आपको बताना है आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी, ये आउटपुट वोल्टेज जो कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी वो कितनी होगी। सबसे पहली बात जो चीजें गिवन है वो सारी लिखते हैं यहाँ पर। इनपुट वोल्टेज आपके पास 1 मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट, इसको मैं 10⁻³ वोल्ट लिख देता हूं। इसके अलावा आउटपुट वोल्टेज आपको निकालनी है, लेकिन ये आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है। सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास 1 किलो ओम, इसको मैं 10⁻³ ओम लिख देता हूं। आउटपुट रेजिस्टेंस जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं वो आपके पास गिवन है 10 इंटू 10⁻³ ओम। तो 10 किलो ओम है, 10 किलो मीन्स 10⁻³ तो 10⁻4 लिख देता हूं इसको मैं, 10⁻4 ओम। क्या बात समझ में आई। और आपको यहाँ पे V आउटपुट जो है बच्चों वो बताना है कितना होगा। क्या बात समझ में आई। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास गिवन हैं। अब मैं यहाँ पर IC अपॉन IB 100 है, ये सब कुछ भी मेरे पास गिवन है, बीटा इज इक्वल टू 100 होता है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, V आउटपुट निकालना है। क्या निकालना है, V आउटपुट। अगर मैं यहां पर वोल्टेज गेन की बात करूं, देखो बच्चों वोल्टेज गेन, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। अगर मैं यहां से V आउटपुट देखूं तो V आउटपुट किसके बराबर होगी, I आउटपुट। I आउटपुट क्या होता है आपके पास, कलेक्टर करंट मल्टीप्लाई में R इनपुट, ठीक है, सॉरी R आउटपुट ये वाला, अपॉन में I इनपुट जो कि कॉमन एमीटर में I बेस होता है, मल्टीप्लाई बाय R इनपुट।
ये मैंने क्या किया, बस आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा और इनपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा। अब आपको पता है आईसी अपॉन आईबी क्या होता है, आईसी अपॉन आईबी तो बीटा होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि वोल्टेज गेन किसके बराबर है, बीटा इंटू आर नोट अपॉन में आर इनपुट। क्या बात समझ में, ठीक है। तो यहां से वोल्टेज गेन जो कि कितना है 100 है, ठीक है, सॉरी वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा मेरे पास, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू बीटा, बीटा कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय आर नॉट, आर नॉट आर नॉट आर नॉट आर नॉट कितना है 10⁴ है, अपॉन में आर इनपुट, तो आर इनपुट कितना है 10�3 है। यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 10⁻²। देखो 10⁴ है यहाँ पर, सॉरी 10⁻³ बचेगा, 10⁻3, क्योंकि ये 2 0 तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, एक 10 बचेगा जो कि इसके एक 0 को कैंसिल करेगा, 10⁻³ आपके पास वोल्टेज गेन निकल के आएगा। क्या बात समझ में। अब आपको पता है कि वोल्टेज गेन होता क्या है, वी नॉट अपॉन वी इनपुट, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और वोल्टेज गेन कितना आया 10⁻³ आया। तो इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻³ इज इक्वल टू वी आउटपुट, वो निकालना है, अपॉन में वी इनपुट वो कितना है 10⁻³ है। तो यहां से वी आउटपुट इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई में 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो ये होगा आपका आउटपुट वोल्टेज। आई होप आपको समझ में आया। बस यहाँ पे वोल्टेज गेन का पहले हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और फिर इसका बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, मतलब 2 बार वोल्टेज गेन का फॉर्मूला लगा के हमने ये वाला आंसर निकाला। क्या बात समझ में आई, इसको जल्दी से नोट करें और फिर करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। इन ट्रांजिस्टर अल्फा एंड बीटा आर द करेंट गेन्स इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बताना है बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 करंट गेन्स होते हैं हमारे पास। कॉमन बेस की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे जो करंट गेन होता है वो अल्फा के बराबर होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आईसी अपॉन में IE, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वैसे ही कॉमन एमीटर जो है इसमें जो करंट गेन होता है उसको हम बीटा से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है IC अपॉन में IB, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इसके अलावा ट्रांजिस्टर में एक रिलेशन होता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इन तीनों की मदद से आपको अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इस रिलेशन को देखूं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, और पूरी इक्वेशन को अगर मैं क्या करूं यहाँ पे IC से डिवाइड कर दूं, IC से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा IE अपॉन IC, यहां पे बनेगा IB अपॉन IC, और यहां पे बनेगा IC अपॉन IC जो कि 1 हो जाएगा। अब देखो IC अपॉन IE होता है अल्फा, तो ये देखो उल्टा है इसका, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू IB अपॉन IC। ये देखो IC अपॉन IB होता है बीटा, तो इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बीटा की फॉर्म में, देखो ऑप्शंस मेरे सारे बीटा की फॉर्म में, तो मैं इसको बीटा को एक जगह रखूंगा, तो देखो 1 अपॉन बीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ये +1 यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। तो देखो ये 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा, मेरा क्या आया एलसीएम आया, ऊपर आएगा 1 माइनस अल्फा। क्या बात समझ में आई। इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखो कौन से वाला ऑप्शन है आपके पास, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये थे बच्चों आज के ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अभी आपको रुकना नहीं है, इन क्वेश्चंस को देख आपने लिया है, अब इसके बाद खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, PYQs करें, नए नए क्वेश्चंस करें, और फिर जो भी डाउट आता है उसको कमेंट सेक्शन में करें। अगर मुझे लगा तो मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू।